हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कैसे हम WBJE में केमिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे। क्या वो रोड मैप होगा, क्या वो स्ट्रेटजी होगी जिसे फॉलो करके WBJE के केमिस्ट्री वाले सेक्शन में हम 30+ स्कोर कर रहे होंगे। आज के वीडियो में तुम्हें A to Z प्लान बताया जा रहा होगा कि कैसे हमें केमिस्ट्री को पढ़ना है, और इस प्लान को अगर तुमने अगले 6 मंथ के लिए फॉलो कर लिया तो ये मेरी गारंटी, वो हर एक बच्चा जो इस प्लान को फॉलो करेगा वो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में इजीली 30+ स्कोर कर रहा होगा। ये रियलिस्टिक प्लान है, कोई हाइपोथेटिकल प्लान नहीं है, कोई डिल्यूजनल प्लान नहीं है, रियलिस्टिक प्लान है। और ये प्लान को तुम आफ्टर हर एक चैप्टर टेस्ट कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो फिर तुम टेस्ट कर सकते हो भैया ने जो प्लान बताया वो रियली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही होंगी, जो स्ट्रेटजी दिया जा रहा होगा, जो रोडमैप दिए जा रहे होंगे, उनको सीरियसली लेना और उन्हें कल से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा केमिस्ट्री डे बाय डे इंप्रूव होता चला जा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आज के टाइम पे YouTube और इंस्टा में इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी इन डिस्ट्रैक्शन में पड़ के अपनी प्रिपरेशन को खराब कर देता है। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की कहानी है। उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें वो टैलेंट है, उनमें वो हार्डवर्क करने की कैपेबिलिटी है, बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीजन, वो 10 यूट्यूबर को देखते हैं, 10 लोगों की बातें सुनते हैं और किन्हीं की बातों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और बहुत ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो जस्ट फॉर व्यूज, जस्ट फॉर सम मनी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और यही डिस्ट्रैक्शन बच्चों के फेलियर का कारण बन रहा है। तो अगर तुम्हारे अंदर भी डिस्ट्रैक्शन है, तुम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम भी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम्हारी ये अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तुम्हारे अंदर, तो डोंट वरी, तुम्हारे इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। इस प्रॉब्लम का वन एंड ओनली सॉल्यूशन है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल हो जाओ। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी, तुम्हारे स्ट्रेंथ, तुम्हारे वीकनेस के बेसिस पे गाइडेंस, ये सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा होगा। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम इस टाइम पे, करंट टाइम पे सबसे बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है जेई और WBJE के बच्चों के लिए। ऐसा कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे आसपास भी नहीं है। हम जिस लेवल के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जितना हमारा सिलेक्शन रेट है, उतना किसी भी बड़े कोचिंग का नहीं है। बड़े पॉपुलर यूट्यूबर भी इस लेवल की कोचिंग, इस लेवल का सिलेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और हमारा ये जो रिकॉर्ड है या हमारा जो ये सिलेक्शन परसेंटेज है, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। हम एवरेज बच्चे को टॉपर का टाइम टेबल नहीं देते, हम एवरेज बच्चे को टॉपर की स्ट्रेटजी नहीं रिकमेंड कराते। हम हर एक बच्चे को उनके स्ट्रेंथ और उनके वीकनेस के बेसिस पे स्ट्रेटजी बताते हैं और वो स्ट्रेटजी को फॉलो करके बच्चों का सिलेक्शन होता है। किसी बच्चे में अगर दिन के 6 घंटे पढ़ने की कैपेबिलिटी है तो हम उसे 6 घंटे पढ़ा के ही WBJE में क्वालिफाई करेंगे। कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ सकता है दिन में, तो उसे 4 घंटे पढ़ा के भी हम WBJE में उसे क्वालिफाई कराते हैं। और यही रीजन है कि हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से 2025 वाले सेशन में 200 से प्लस बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री लिए हैं WBJE के थ्रू। और ये 200+ जो मैजिकल नंबर है, ये ऐसे नहीं आया। हमने हर एक बच्चों को उनके स्ट्रेंथ और उनके वीकनेस के बेसिस पे तैयारी करवाई, जिसका रिजल्ट ये है कि आज वो टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है। हम सबसे पहले बच्चों के स्ट्रेंथ और वीकनेस को स्टडी करते हैं ऑलमोस्ट अ वीक। हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, इस बच्चे की वीकनेसेस क्या है, इसके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्या है। इन सारी बातों को स्टडी करके फिर एक प्लान बनाते हैं, फिर उसे हम फॉलो करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे। और हर एक दिन के एंड में उनका एक रिव्यू सेशन होता है। ये सारा प्रोसेस के थ्रू बच्चे गुजरते हैं, जिनका रिजल्ट ये आता है कि वो अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई कर पाते हैं। तो अगर तुम्हें इस मेंटरशिप में जुड़ना होगा, अगर तुम्हारी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम जो मैंने गिनवाई वो अगर तुम्हारी लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, तो इमीडिएटली इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके इंक्वायरी करो और मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल हो जाओ। इसके साथ और एक पॉइंट, अगर तुम डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हो, प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ सकते हो, तो तुम्हें कोई नीड नहीं है मेंटरशिप प्रोग्राम की।
मैं और की तरह ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ छोड़ के मेरे में आ जाओ, नहीं। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, तुम कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तो फिर तुम्हें मेंटरशिप की बिल्कुल नीड नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूं, मेरा काम अननेसेसरी कोर्स नहीं सेल करना भाई। जो बच्चे रियली प्रॉब्लम है, जिनके लाइफ में रियली प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती, उनको मैं बोलता हूं कि नहीं, तुम फिर मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाओ। पर तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है, तुम सब कुछ सही वे में कर रहे हैं, तो फिर क्यों अपना पैसा वेस्ट करोगे? ये बातें समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, तो तुम जो मैं बताऊंगा वीडियो में, जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उनको फॉलो करके भी तुम WBJE में अच्छा कर सकते हो। ये बातें समझ में आ गई? अब आ जाते हैं हम लोग अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक बेसिकली है कि कैसे हम केमिस्ट्री को अच्छे वे में पढ़ें, जिससे कि हमारा WBJE में इजिली 30+ के अराउंड स्कोर आ जाए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि WBJE में केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके के सवाल होते हैं, क्या पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स का सवाल रहता है। तो टोटल केमिस्ट्री 50 मार्क्स का रहता है। 50 मार्क्स का केमिस्ट्री रहता है WBJE में। उस 50 मार्क्स के लिए तुमसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 40 सवाल रहता है, जिनका टोटल मार्क्स रहता है 50। 40 में से जो 30 सवाल है, 40 में से जो 30 सवाल है, वो इजी रहते हैं। इजी, जिसे मैं इजी, जिसको बहुत इजी नहीं कह सकते, बट इजी लेवल के सवाल रहते हैं 30 सवाल। 5 जो सवाल रहेंगे वो मॉडरेट लेवल के रहेंगे, और 5 रहेंगे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू सॉल्व। 30 इजी, 5 मॉडरेट और 5 एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये बेसिकली पैटर्न रहता है WBJE का तुम्हारा केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। अब हमने स्टार्टिंग में बोला कि हमें केमिस्ट्री में 30+ के अराउंड स्कोर करना है, तो डेफिनेटली कि हम जो इजी वाला सेक्शन है उसे टारगेट करेंगे। इजी 30 हम स्कोर करने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रीम डिफिकल्ट वाले को क्यों टारगेट करना है, क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना है। तो हमारा टारगेट 30+ है, और 30+ स्कोर करने के लिए जो इजी 30 सवाल रहता है, उनको हम पहले टारगेट करेंगे। अब मैं 1 बाय 1 स्ट्रैटेजी बताता हूं कि कैसे तुम वो 30 सवाल जो तुमसे पूछे जाएंगे, उनको तुम सॉल्व करके आ रहे होगे WBJE में। 30 सवाल 3 यूनिट से पूछे जाएंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ये 3 यूनिट से तुमसे 30 सवाल पूछे जाएंगे, जो बाकी के 10 सवाल के कंपैरिजन में बहुत इजी रहेंगे। अब इन 30 प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, इसे तुम 1 बाय 1 समझो। सबसे पहला सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रहा और जिसे फॉर्मूला राइट टाइम पे याद रह गया, वो बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक सवालों को इजिली टैकल कर लेगा, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। फिजिकल को स्ट्रांग करना है तो कॉन्सेप्ट के स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग प्लस फॉर्मूला का यूज करने आना चाहिए। याद होना और यूज करने आना दोनों अलग चीज है। कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला को यूज करना अगर हम सीख जाए, तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे करें और फॉर्मूला यूज करना कैसे सीखे, किस प्रॉब्लम में क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, वो कैसे सीखें, डोंट वरी, उस पर भी मैं आता हूं। सबसे पहले बात करी जाए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट कैसे हमें बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लेक्चर उठाओ, जो भी टीचर से पढ़ते हो, जिस भी कोचिंग में हो, या फिर यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज को यूज करते हो, डिटेल लेक्चर की प्लेलिस्ट पकड़ो। सपोज करो स्टार्टिंग तुमने करा मोल कॉन्सेप्ट से, मोल कॉन्सेप्ट के ईच एंड एवरी लेक्चर को डिटेल्ड वे में देखो। वन शॉट से देखोगे कभी भी 30+ नहीं आएगा, और हमने स्टार्टिंग में ही टारगेट सेट करा कि हमें केमिस्ट्री में 30+ चाहिए। तो 30+ लाने के लिए फिजिकल के ईच एंड एवरी चैप्टर को हम डिटेल्ड वे में देखेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि क्या स्टेप तुम फॉलो करोगे ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग फिजिकल में बहुत बेहतरीन हो। लेट्स एज्यूम कि हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं कल से। अब मोल कॉन्सेप्ट को हम कैसे WBJE के लेवल तक लेके जाए, जिससे हम WBJE के PYQ को इजिली सॉल्व कर पाए। पहला स्टेप, जब तुम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओ, स्टार्टिंग करोगे लेक्चर से, डिटेल लेक्चर से। सपोज करो आज तुमने एक मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखा। अब लेक्चर देखना भी एक आर्ट है, औरों की तरह देखोगे तो फिर तुम्हारा वही प्रॉब्लम होगा जो बाकी बच्चे करते हैं। लेक्चर को एक तरीके से देखना चाहिए, और वो तरीका क्या, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट्स एज्यूम कि तुम्हारे कोचिंग के टीचर मोल कॉन्सेप्ट को 2 घंटे में पढ़ा रहे हैं। 2 घंटे का एक लेक्चर तुम्हारा है मोल कॉन्सेप्ट का।
अब क्या वो 2 घंटे के लेक्चर को तुम एक ही गो में देखना चाहते हो? बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 2 घंटे का लेक्चर है भाई, एक ही गो में देख लेंगे। लेक्चर तो उन्होंने सारा देख लिया, बट उस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट बताए गए थे, जो कंटेंट था, जो बेसिक कंटेंट था, वो उन्हें याद ही नहीं रहता है, क्योंकि उनका फोकस ही नहीं रह पाता है 2 घंटे। और एक नॉर्मल इंसान कंटिन्यूअस 2 घंटे किसी भी चीजों में फोकस नहीं कर सकता। अगर तुम मूवी भी देखने जाओ तो मूवी में भी कंटिन्यूअस 2 घंटे की मूवी नहीं चलती है, एक बीच में इंटरवल आता है जिससे कि तुम्हारा एक एक्साइटमेंट बना रहे पार्ट 2 में। सेम लेक्चर के साथ भी करना है। अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे ब्रेक करो। अगर तुम 30 मिनट प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई कर पाते हो, 30 मिनट का कंटेंट को तुम रिमेंबर कर पाते हो, तुम्हारे अंदर फीड हो पाता है 30 मिनट का कंटेंट, तो 30 मिनट करके 4 स्लॉट बना लो। अगर तुम 1 घंटे का कंटेंट को अपने माइंड में फीड कर सकते हो, समझ सकते हो, तो फिर 1 घंटे, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे का सेशन लो। इस तरह से हमें लेक्चर लेना, और ये एक आर्ट है। ऐसा नहीं कि भाई 2 घंटे का लेक्चर एक ही गो में देख लिए, कुछ समझ में आया नहीं, फिर दोबारा देख लिए, फिर कुछ समझ में नहीं। प्रॉपर वे में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तुम्हें लेक्चर देखना है। यह बातें समझ में आ गई? इसी तरह से तुम सारे लेक्चर को देखोगे, जिस भी चैप्टर को तुम पढ़ोगे, यही तरीका तुम्हें फॉलो करना है लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब सपोज करो तुमने आज मूल कॉन्सेप्ट के लेक्चर देखे, अर्ली मॉर्निंग में तुमने 2 घंटे का लेक्चर देख लिया, 5-5 मिनट का ब्रेक लेके लेक्चर तुमने देख लिया। अब जब तुम सोने जाओ, रात को जब तुम सोने जाओगे, तो उस टाइम पे क्या करना, नोट्स से जो तुमने लेक्चर देखे उसको रिवाइज कर लेना। बहुत बेनिफिट होगा तुम्हारे लिए। सुबह लेक्चर देख लिए, रात को नोट से रिवीजन कर लिया। इससे क्या होगा, तुम कॉन्सेप्ट को याद भी रख पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए, और जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने जाओगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि किस प्रॉब्लम में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसी के लिए मॉर्निंग में लेक्चर, रात के टाइम पे रिवीजन, वो भी नोट्स के थ्रू, लेक्चर के थ्रू रिवीजन नहीं करना है। यही स्टेप तुम्हें फॉलो करना है लेक्चर देखने के लिए। ये बातें समझ में आ गई? सेकंड स्टेप आता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। नहीं, 10 लेक्चर का सीरीज था तुम्हारा मूल कॉन्सेप्ट में, तुमने 10 लेक्चर प्रॉपर वे में देख लिए। 10 लेक्चर तुम्हारा सपोज करो 1 वीक में कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही तुम्हारे सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक डिटेल रिवीजन करना वो 10 लेक्चर का। हर एक लेक्चर का रिवीजन तो तुम रात को कर ही रहे हो, बट जब सारे 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो उनका एक डिटेल रिवीजन, उसके लिए तुम प्रॉपर एक डे अलॉट करोगे, आज हम पूरे मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये रहा दूसरा स्टेप, डिटेल रिवीजन। थर्ड स्टेप आ जाता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस में डायरेक्ट पीवाईक्यू में जंप नहीं करना। पीवाईक्यू आर डिफिकल्ट एज कंपैरिजन टू मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड्यूल के सवाल लगाएंगे। मॉड्यूल में लेवल रहता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो लेवल 1 से स्टार्ट करना, फिर लेवल 2 में ट्रांजिशन करना, फिर लेवल 3 में ट्रांजिशन करना। मॉड्यूल को लेवल में इसलिए डिवाइड करा गया है ताकि बच्चों का अप्रोच बिल्डअप हो प्रॉब्लम क्वेश्चंस को लेके। लेवल 1 में इजी प्रॉब्लम, लेवल 2 में उससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम, लेवल 3 में उससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और लेवल 4 अल्टीमेट तुम्हारे पीवाईक्यू रहते हैं। तो जब तक तुम लेवल 4 पहुंचोगे, तुम्हारी उस लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, जिससे तुम पीवाईक्यू को सॉल्व कर पाओगे। तो मॉड्यूल प्रैक्टिस देन पीवाईक्यू सॉल्विंग, ये एक सिंपल सा स्टेप है हर एक चैप्टर को करने का। ये बातें समझ में आ गई? इसी तरह से हमें फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है, और इसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ के तुम फिजिकल केमिस्ट्री के मैक्सिमम सवालों को इजीली एग्जाम में सॉल्व करके आ पाओगे। ये बातें समझ में आ गई? ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड स्ट्रेटजी। अगला सेक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको तुम याद नहीं कर सकते। जनरली लोगों में यही परसेप्शन बना हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस रट्टा मारना। नहीं भाई, इनऑर्गेनिक में भी समझना होता है। अब केमिकल बॉन्डिंग तुम रट्टा नहीं मार सकते, पीरियोडिक तुम रट्टा नहीं मार सकते, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम रट्टा नहीं मार सकते, इन्हें समझना है। और जहां भी बात समझने की आएगी तो हमें डिटेल लेक्चर का हेल्प डेफिनेट लेना पड़ेगा। डिटेल लेक्चर के साथ साथ हम एनसीईआरटी की भी रीडिंग करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला, हर एक लेक्चर के बाद, हर एक इनऑर्गेनिक के लेक्चर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी कंपलसरी है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने का ये मतलब नहीं है कि एक ही दिन में हमने पूरा चैप्टर रीड मार डाला। नहीं, सपोज करो तुमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करी, केमिकल बॉन्डिंग का तुमने आज एक लेक्चर लिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक लेक्चर लिया और एनसीईआरटी की रीडिंग पूरी कर डाली, नहीं, एक लेक्चर लो,
2 पेज या 3 पेज की रीडिंग लगानी। ये बातें समझ में आई? एक लेक्चर 2-3 पेज की रीडिंग, फिर एक लेक्चर 2-3 पेज की रीडिंग, और एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। और एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करोगे, इनऑर्गेनिक के सवालों को नहीं हैंडल कर पाओगे। तो इनऑर्गेनिक के सवालों के लिए लेक्चर के पैरेलल एनसीईआरटी रीडिंग और रिवीजन प्रॉब्लम प्रैक्टिस एज यूजुअल, जिस तरह से हमने फिजिकल केमिस्ट्री में बात करी। ये बातें समझ में आ रही? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग कंपलसरी लगानी है और मल्टीपल टाइम लगानी है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मिनिमम तो 3 टाइम्स लगानी ही लगानी है। एक बार की रीडिंग से तुम सारे कंटेंट, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नहीं समझ पाओगे। इतना कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी है कि तुम एक बार की रीडिंग से नहीं समझ सकते। तो मिनिमम 3 टाइम्स की रीडिंग लगानी है। बट जब तुम पहली बार चैप्टर को पढ़ो वो एक बार रीडिंग होगी, जब तुम रिवीजन करने जाओगे वो सेकंड टाइम रीडिंग होगी, फिर दूसरे चैप्टर में जब मूव करोगे तब तुम थर्ड टाइम रीडिंग लगाओगे। मिनिमम 3 टाइम्स की रीडिंग कंपलसरी है हर एक इनऑर्गेनिक के चैप्टर के लिए। ये बातें समझ में आ गई? ये रहा इनऑर्गेनिक का स्ट्रेटजी, और इसी तरह से हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हैंडल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसे मैं खुद मानता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे इजी लगती है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा लगता है। भाई ठीक है, बट मेजर स्टूडेंट सेक्शन को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती है, और वो है भाई डिफिकल्ट। इसे मान लो, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बट डिफिकल्ट है इसका ये मतलब तो नहीं हम इसे पढ़ेंगे नहीं, डेफिनेट पढ़ेंगे। बट हमारा यहाँ पे जो तरीका रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का, वो थोड़ा बच्चों टाइप रहेगा। अगर हम बच्चों की तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अच्छा कर जाएंगे। बहुत बेहतरीन करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिफिकल्ट है, बट एवरेज से तुम बेहतरीन कर जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट कैसे करेंगे उससे रिलेटेड मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताता हूं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 यूनिट है, एक बेसिक, एक रिएक्शन मैकेनिज्म। बेसिक में तुम्हारा जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी आता है। अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम आगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर आएंगे उसमें तुम पिट जाओगे, बुरी तरह पिट जाओगे। तो सबसे पहले हमें बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम आगे कुछ भी चैप्टर पढ़ लो, तुम्हें बेसिक सा रिएक्शन समझ में आएगा। तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भी कंफ्यूज कर जाओगे अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा नहीं ऑर्गेनिक का। तो जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। जीओसी में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट लिख के प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि सामने टीचर ने पढ़ा दिया, हमने देख लिया और आगे निकल गए, नहीं। एक का इफेक्ट को, एक का टॉपिक को लिख के प्रैक्टिस करो। यहाँ ये नहीं ईगो रखना कि भाई मैं तो क्लास 12th में आ गया, मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, WBJ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं कैसे लिख के प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये तो बच्चों वाली हरकत है। देखो, अगर तुम लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव नहीं कर सकते, बट लिख के प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेट है कि तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो जब भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। और ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी है। ये बातें समझ में आ गई? अब अगला पार्ट है ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन, उसके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और बीच में जो रिएजेंट आता है उसको याद कर लेंगे। उड्स रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बीच के रिएजेंट को याद कर लेंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म अगर तुम ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ते हो तो रिएक्शन तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। अगर तुम रिएक्शन को रटने जाओगे तो फिर कितने रिएक्शन रटोगे? 1-2 रिएक्शन तो है नहीं, मोर देन 150 रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, और 150 रिएक्शन एट अ टाइम तुम एग्जाम में नहीं याद कर सकते। बट रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू तुम रिएक्शन को समझने की कोशिश करोगे तो ईच एंड एवरी रिएक्शन को तुम एग्जाम के टाइम पे याद करके वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जब भी करो तो लिख के प्रैक्टिस करो। ईच एंड एवरी रिएक्शन का मैकेनिज्म को 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, माइंड में फिट बैठ जाएगा। कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कैसे रिएजेंट अटैक करते हैं, किस पोजीशन पे अटैक होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे हाइड्रोलिसिस होता है, ये सारे पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं और वो लिख के करोगे तब तुम्हें याद रह जाएंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिएक्शन। मैकेनिज्म सॉर्टेड है तो रिएक्शन तुम सारी याद रख लोगे, मैकेनिज्म सॉर्टेड नहीं है तो तुम रिएक्शन याद करते रह जाओगे। एक रिएक्शन याद करोगे, दूसरा भूल जाओगे, दूसरा याद करोगे, तीसरा भूल जाओगे,
और ये तरीका बिल्कुल गलत है। रिएक्शन मैकेनिज्म को लिख के प्रैक्टिस करना, और दोबारा मैं बोलूंगा मैकेनिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिएक्शन। ये बातें समझ में आ रही है? तो ये तरीका था जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंप्रूव कर रहे होंगे। ये बातें समझ में आ गई? तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें फिजिकल से रिलेटेड बात बता दी, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड बात बता दी और ऑर्गेनिक से रिलेटेड बात बता दी। ये एक रोड मैप है, ये वन एंड ओनली रोड मैप है जो तुम्हारे केमिस्ट्री को इंप्रूव करके तुम्हें 30+ दिला रहा होगा WBJ 2026 वाले पेपर में। इसके थ्रू तुम कुछ और करने जाओगे, कोई सिंगेज सॉल्व करने जाएगा, कोई MS चौहान सॉल्व करने जाएगा। इस टाइप की तुम्हें बुक्स ना लेनी है ना सॉल्व करनी। बेसिक सा फ्रेमवर्क, बेसिक सा रोड मैप जो रिक्वायर्ड है केमिस्ट्री में, वो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद कुछ और लोगे, कुछ और एडिशनल रिसोर्सेज का यूज करोगे तो फिर तुम इजी यूनिट को कॉम्प्लेक्स करते चले जाओगे। और केमिस्ट्री इजी है, इसे जितना इजी वे में हैंडल करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। ये बातें समझ में आ रही? तो यही स्ट्रेटजी को अप्लाई करो और देखो कैसे तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत इंप्रूव होता है और केमिस्ट्री में तुम इजिली 30+ स्कोर कर रहे होगे। ये बातें समझ में आ गई? लास्ट में एक बात बोलूंगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए MTG की जो चैप्टर वाइज बुक है केमिस्ट्री की, वो हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। MTG चैप्टर वाइज केमिस्ट्री की जो बुक आती है वो हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, उससे ही तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे। ये बातें समझ में आ गई? तो आज के वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने रिस्पॉन्स से मुझे बता देना कि भैया वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक कर लेना। इसके बाद अपन मिलेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा, फिर एक मैथ से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। तो तब तक के लिए अलविदा। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।